स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल लॉ में आज का हमारा टॉपिक है ट्रीटी अर्थात संधि। ये टॉपिक हमने यूनिट 2 से लिया है। सबसे पहले जानते हैं संधि के मीनिंग क्या है। संधि दो या दो से अधिक देशों के बीच एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि उनके बीच में कुछ विधिक दायित्व उत्पन्न करता है और उन्हीं विधिक दायित्वों के अनुसार वो अपने संव्यवहारों को रेगुलेट करते हैं। संधियां बाइलेटरल यानी द्विपक्षीय हो सकती हैं, मल्टीलेटरल यानी बहुपक्षीय हो सकती हैं। संधियां क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीटी, इसमें बेसिकली संधियां 3 तरह की होती हैं। नंबर 1, ट्रीटीज हैविंग ए कैरेक्टर ऑफ कन्वीनियंस। ये संधियां एक अभिहस्तांतरण पत्र के रूप में होती है। ट्रीटीज हैविंग द कैरेक्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ये ट्रीटी संविदा के रूप में होती है। लॉ मेकिंग ट्रीटी, तीसरी प्रकार की ट्रीटी है विधि निर्मात्री संधियां। इन्हें हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। ट्रीटीज क्रिएटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इसके अंतर्गत हम देखेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय विधि की संविधि है, जो स्टैच्यू है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, वो इसके अंतर्गत आता है। और दूसरा है प्योर लॉ मेकिंग ट्रीटी, इसके अंतर्गत यूएन चार्टर और जेनोसाइड कन्वेंशन 1948 आता है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रीटीज, देखिए कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ आवश्यकताएं हैं ट्रीटी को बनाने के लिए, और जब तक वो आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाएंगी तब तक ट्रीटी नहीं बन पाएगी। तो देखते हैं ये आवश्यकताएं क्या क्या हैं। नंबर 1, एसर्डिटिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हर राज्य को अपनी संधि को पूरा करने के लिए एक प्रतिनिधि को नियुक्त करना होता है। ये प्रतिनिधि उसकी ओर से संधि को पूरा करने में अपना योगदान प्रदान करता है। इसके अंतर्गत उसे कुछ शक्तियां प्रदान की जाती हैं। नेगोशिएशन, इसका अगला चरण है बातचीत। जब प्रतिनिधि को ये शक्तियां दी जाती हैं, तत्पश्चात वो और दूसरे देश का प्रतिनिधि आपस में बातचीत करते हैं और संधि का प्रारूप तैयार करते हैं। सिग्नेचर, संधि का प्रारूप तैयार होने के बाद जब फाइनल ड्राफ्ट तैयार होता है तो जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो उसमें सिग्नेचर करते हैं, और इस सिग्नेचर के साथ ही जो एक सेशन है ट्रीटी का वो फॉर्मली क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। रेटिफिकेशन, देखिए अधिकतर संधियों में ये प्रावधान होता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो उसे सिग्नेचर करने के बाद उनकी देशों की सरकारें उसको रेटिफाई करें, और जब तक वो सरकार द्वारा रेटिफाई नहीं होते यानी उनका अनुसमर्थन नहीं होता तब तक वो लागू भी नहीं होती है। तो सिग्नेचर करने के बाद ये जो पेपर है, ये जो संधि है, वो रेटिफाई के लिए प्रॉपर अथॉरिटी के पास चली जाती है। एक्सेशन एंड एडहेशन, इसके अंतर्गत क्या होता है कि अगर कोई तीसरी पार्टी, कोई तीसरा देश अगर पक्षकार बनना चाहता है उस ट्रीटी का, तो वो इन दोनों पक्षकारों की सहमति से उस संधि का
पक्षकार बन सकता है, लेकिन ज़रूरी है कि वो इस संधि की शर्तों को, जो भी दायित्व हैं, उनको फुलफ़िल करे और दोनों पक्षकारों की उसमें सहमति हो, तो वो ओरिजिनल पार्टी के साथ शामिल होकर एक थर्ड पार्टी के रूप में पक्षकार बन सकता है। कमिंग इनटू फोर्स ऑफ ट्रीटीज। देखिए, ट्रीटी कब अस्तित्व में आती है? अगर ट्रीटी में ये प्रावधान है कि उसका सिग्नेचर करने के बाद उसका रेटिफिकेशन यानी अनुसमर्थन आवश्यक है, तो ट्रीटी जो है, जिस दिन उसका अनुसमर्थन हो जाएगा उस दिन वो लागू होगी। अनुसमर्थन से पहले वो लागू नहीं होगी। लेकिन अगर अनुसमर्थन की ज़रूरत नहीं है तो जिस दिन सिग्नेचर किए उसी दिन वो लागू हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन, इस प्रक्रिया के अंतर्गत सब कुछ पूरा होने के बाद, अनुसमर्थन भी कंप्लीट होने के बाद, यूएन सेक्रेटेरिएट में यानी यूएन के सचिवालय में संधि का रजिस्ट्रेशन करना होता है और उसे पब्लिश करना होता है। यदि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाए और उसका पब्लिकेशन नहीं किया जाए तो फिर आने वाले समय में संधि से संबंधित कोई भी विवाद अगर पक्षकारों के बाद उनके बीच में अगर उठता है तो उसका बचाव वो संयुक्त राष्ट्र के किसी भी अंग के सामने नहीं ले सकते। लास्ट प्रोसेस है इनकॉर्पोरेशन ऑफ ट्रीटी इनटू स्टेट लॉ। इस फाइनल स्टेज में कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी यानी ट्रीटी करने वाले देश इसे अपने राज्य की विधि में शामिल करते हैं और इस तरीके से शामिल करने के बाद उस ट्रीटी के अनुसार वो अपने कानून को, अपने देश के कानून को बनाते हैं और आने वाले समय में जिस देश के साथ उनकी ट्रीटी है उस देश के साथ उनके संबंध निर्धारित होते हैं।